सेप आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है बिहार में वन्यजीव अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य और बिहार के पारिस्थितिकी रूप से सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य होता क्या है या उनको क्यों बनाया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया या नेशनल पार्क हो गया या बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, तो ये एक संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पे जो सामान्य गतिविधियां होती है वो निषेध होती है। जैसे ये एक मान लीजिए क्षेत्र है, यहाँ पे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जो है वन्य जीवन और वनस्पति काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है। लेकिन अब वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटी से या तकनीकी प्रौद्योगिकी से या किसी और वजह से इस क्षेत्र को अब खतरा हो रहा है। तो ऐसे में राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जो है क्या करती है कि इस क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर देती है, जो कि नेशनल पार्क के रूप में हो सकता है या फिर बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में हो सकता है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में हो सकता है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में बिहार में जो वन्य जीव अभ्यारण्य है और पक्षी अभ्यारण्य है और इको सेंसिटिव जोन्स है उसकी चर्चा करेंगे। तो शॉर्ट में जान लेते हैं कि ये तीनों ही चीजें होती क्या है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या होता है, ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, यहाँ पे वन्य जीवन को संरक्षित किया जाता है और उनके आवास को भी संरक्षित किया जाता है। और जो नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय पार्क जो होते हैं, यहाँ पे ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ पे वन्य जीवन को तो संरक्षित किया ही जाता है, साथ ही वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है उनको भी संरक्षित किया जाता है इस प्रकार से, ताकि वन्य जीव जो है इन प्राकृतिक संसाधनों का मुक्त रूप से प्रयोग कर सके और उनके आवास को भी संरक्षण मिल सके। अब बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो हो गया, ये सामान्यतः बड़े क्षेत्र होते हैं, पूरा का पूरा बहुत बड़ा एरिया में इसको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो यहाँ पे वन्य जीवन और जो वनस्पति है और जो भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनको तो यहाँ पे संरक्षित किया जाता ही है बायोस्फीयर रिजर्व में। लेकिन इसके साथ साथ इन क्षेत्रों में, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में जो भी ट्रिबल्स लोग होते हैं, जो जनजाति लोग जो रह रहे होते हैं और उनका जो जीवन की पद्धति होती है, पारंपरिक जीवन पद्धति, उनको भी संरक्षित करने की कोशिश की जाती है। तो अब देख लेते हैं कि बिहार में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो ये एक लिस्ट में यहाँ पे देख लेते हैं ताकि याद करने में और समझने में आसानी होगी। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया कैमूर में, और ये 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है मुंगेर में है, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। पंत या फिर राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, एक ही वन्यजीव अभ्यारण्य का दो अलग अलग नाम है, जिसको राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अवस्थिति जो है वो नालंदा में है और ये 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर सरेआमन वन्यजीव अभ्यारण्य जो है पश्चिमी चंपारण में है और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। और विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी जो है, इसकी स्थापना भागलपुर में वर्ष 1990 में की गई थी। एक्चुअली इसको स्थापना नहीं बोलेंगे, ये जो है गंगा नदी पे अवस्थित है और ये जो सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक का क्षेत्र जो है उसको संरक्षित क्षेत्र जो माना गया है, मतलब घोषित किया गया है। तो इसीलिए इसकी स्थापना नहीं कह सकते, इसका नोटिफिकेशन या घोषणा कह सकते हैं कि वर्ष 1990 में जो है सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक के क्षेत्र को जो गंगा डॉल्फिन है उसके लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। अब इनका विस्तार से हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे क्या स्थिति है। मैप में समझ लेते हैं कि ये हमारा जो पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पे उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर सरेआमन वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 1978 में स्थापना हुई थी। ये कैमूर वाला क्षेत्र हो गया जहाँ पे कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ये नालंदा का क्षेत्र में पंत या फिर राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये गया का क्षेत्र में हो गया हमारा गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। ये यहाँ पे भागलपुर के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सैंक्चुरी। और ये मुंगेर के क्षेत्र में हमारा हो गया भीम बांध
वन्यजीव अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। अब उदयपुर या फिर सरियावन वन्यजीव अभयारण्य जो है, इसकी स्थापना 1978 में पश्चिमी चंपारण में की गई थी। ये वास्तव में एक गोखुर झील है। तो गोखुर झील में क्या होता है कि नदियां जब विसर्प करते हुए, अत्यधिक विसर्प करते हुए चलती हैं, तो यहाँ पे अपर्दन और निक्षेपण की शक्तियों द्वारा क्या होता है, कालांतर में नदी का एक हिस्सा जो है छाड़न झील के रूप में या गोखुर झील के रूप में छूट जाता है, ये वाला। और नदी जो है पुनः एक अपने नवीन मार्ग से प्रवाहित होने लगती है। तो ये जो हिस्सा नदी का छूट जाता है, इसे ही गोखुर झील, छाड़न झील, ऑक्सबो लेक या फिर हॉर्स शू शेप्ड लेक भी कहते हैं। तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो गंडक नदी के विसर्प से बना है, गंडक नदी के विसर्प से बना है। और यहाँ पे सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षी आते हैं। यहाँ का महत्वपूर्ण वनस्पति अगर देखें तो यहाँ पे नदीय वन, दलदलीय वन, खैर सीसू के वन पाए जाते हैं। और यहाँ का अगर हम लोग वन्य जीवन की बात करें तो वाइल्ड बोअर हो गया, बार्किंग डियर हो गया, स्पॉटेड डियर, नीलगाई, सिवेट, जंगल कैट, वोल्फ एंड पॉर्क्यूपाइन। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में मुंगेर में की गई थी। इसका अगर हम लोग सीमा की बात करें तो ये अगर भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य है तो इसकी जो उत्तरी सीमा है वो गंगा नदी द्वारा बनाई जाती है, और जो दक्षिणी सीमा पर जो है इसका छोटा नागपुर पठार की स्थिति हमें मिलती है। और इसके पूर्वी क्षेत्र में यानी कि यहाँ पे जो है संथाल परगना की स्थिति पाई जाती है। यहाँ पे जो है सीता कुंड और ऋषि कुंड नाम के जो है गर्म जल के सोते भी पाए जाते हैं। इसके ऊपर डिटेल वीडियो जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है, उसको आप जाके देख सकते हैं। और ये जो सैंक्चुरी है, ये अभयारण्य जो है, ये अपने पक्षियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे जैसे मालाबार हॉर्नबिल हो गया, पी फाउल हो गया, क्वेल हो गया, ग्रे पैट्रिज हो गया, फाल्कन हो गया, काइट हो गया इत्यादि। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है बर्ड सीइंग करने के लिए विशेष रूप से आते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग जो पर्यटक आकर्षण स्थल की बात करें तो ये रामेश्वर कुंड है, ऋषि कुंड है, खड़गपुर झील है और भीमबांध तो है ही। यहाँ पे दो प्रमुख बायोम मिलते हैं, जो हो गया एक तो हमारा ग्रासलैंड बायोम और दूसरा हो गया वन बायोम। यहाँ पे वनस्पति में मुख्य रूप से साल के वन पाए जाते हैं, बांस के वन पाए जाते हैं और घास क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ की अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ की बात करें, वन्य जीवन की, तो यहाँ पे टाइगर्स, पैंथर्स हो गया, फोर हॉर्न एंटीलोप हो गया, वाइल्ड बोअर, स्लोथ बियर, चीतल्स, सांबर डियर, नीलगाई इत्यादि। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये गया में है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। यहाँ का जो प्रमुख वन्य जीवन है उसमें वोल्व्स हैं, टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, सांबर, स्लॉथ बेयर्स, चिंकारा, स्पॉटेड डियर, नीलगाई इत्यादि। नीलगाई जो है नॉर्मली आप देखेंगे कि बिहार के अधिकतर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको नीलगाई जरूर से जरूर मिलेगा। यहाँ पे जो है पतझड़ वन पाए जाते हैं, जो नम पतझड़ वन हो गया और शुष्क पतझड़ वन, दोनों प्रकार के वन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये स्थल जो है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले जो है एक प्राइवेट हंटिंग प्लेस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद 1976 में राज्य सरकार ने इसको जो है संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया। पंत या राजगीर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना नालंदा की राजगीर पहाड़ियों पे 1978 में की गई थी। यहाँ पे एक वेणु वन यानी कि एक पार्क है जहाँ पे काफी सारे आपको बांस देखने को मिलते हैं। यहाँ का वन्य जीवन में एशियन पाम सीवेट, चीतल, स्पॉटेड डियर, इंडियन क्रेस्टेड पॉर्क्यूपाइन, ब्लू बुल, स्ट्राइप्ड हाइना, जंगल कैट्स, नीलगाई, सांबर्स इत्यादि देखने को मिलते हैं। यहाँ पे काफी प्रसिद्ध जो है पक्षियों की प्रजाति भी हमें मिलती है, जिसमें हमारा हो गया हॉर्नबिल, पेंटेड स्पर फाउल, यूरेशियन थिकनी, पैट्रिजेस, ब्लैक एंड ग्रे क्वेल पैरट, मैना, डोव इत्यादि। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कैमूर में 1982 में की गई थी। ये जो है राज्य का, बिहार राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है और यहाँ के आसपास ही इसके चतुर्दिक क्षेत्र में ही हमें करकट जलप्रपात और तेलहर जलप्रपात और साथ में अनुपम झील की स्थिति भी देखने को मिलती है इसके घाटी क्षेत्रों में।
यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बियर, इंडियन बोअर्स, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, सांबर डियर, चीतल्स, नीलगाय इत्यादि जो है यहाँ पे प्रमुख वन्य जीवन पाया जाता है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी भागलपुर में अवस्थित 1990 में इसको नोटिफाई किया गया था। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि गंगा डॉल्फिन जो है हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, जिसकी घोषणा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010 में की गई थी। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये गंगा नदी पर अवस्थित है भागलपुर में, जो कि सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव तक का क्षेत्र को घोषित किया गया है संरक्षित क्षेत्र, और ये 50 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। और ये बिहार में गंगा डॉल्फिन के लिए पहला संरक्षित क्षेत्र है। 5 अक्टूबर को हम लोग प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 2022 से की गई थी, और इसकी घोषणा जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो ये जो डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन की यहाँ पे चर्चा हो रही है, ये 2 नदी तंत्रों में मुख्य रूप से पाया जाता है और 3 देशों में, जिसमें हमारे पड़ोसी देश हो गए नेपाल और बांग्लादेश भी, और भारत में तो है ही। तो ये कौन सा नदी तंत्र है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी तंत्र, और दूसरा हो गया कर्णफूली और संगू नदी तंत्र। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अर्थात वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची वन में जो है हाईली इंडेंजर्ड इनको माना गया है, बहुत ही ज्यादा संकटग्रस्त है। और IUCN की लाल सूची में इसको ध्यान देना है, क्योंकि बार बार ये जो है प्रश्न पूछा जाता है। इस तरीके के प्रश्न आजकल भी PSC ने इनकी संख्या बढ़ा दी है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो IUCN की लाल सूची में इसको इंडेंजर्ड जो है ये दिया गया है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में ये अनुसूचित है। तो डॉल्फिन्स जो होते हैं वो एक नदी तंत्र के स्वास्थ्य और जैव विविधता के सूचक होते हैं। यानी कि अगर किसी मीठे जल में, नदिया जल में या फिर झील में अगर डॉल्फिन की उपस्थिति पाई जा रही है, तो इसका मतलब है कि संपूर्ण जो नदीय तंत्र है, उसका जो पारिस्थितिकी है, पर्यावरण है, वो जो है काफी स्वस्थ है। और जैसे ही यहाँ पे प्रदूषण वगैरह होने लगता है, मानवीय गतिविधि से जो ये है यहाँ पे क्षरण होने लगता है पर्यावरण का, इकोलॉजी का, तो डॉल्फिन्स जो है वहां पे उनकी संख्या कम हो जाती है, या वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं। और ये जो गंगा डॉल्फिन है, ये इनकी आंखें काफी छोटी छोटी होती हैं, और ये प्रैक्टिकली ब्लाइंड होती हैं, इनको दिखाई नहीं देता। तो ये इको लोकेशन के माध्यम से काम करती हैं, अपना शिकार वगैरह जो भी करना हो, भोजन करना हो, या फिर स्वयं शिकारियों से बचना हो, तो उसके लिए ये लोग इको लोकेशन का यूज करते हैं। ठीक है। और इनको सूसू, स्थानीय भाषा में इनको सूसू या सूंस भी कहा जाता है। तो ये एक जब सांस लेते हैं तो इस तरीके का एक सूंस टाइप का ध्वनि निकलती है, तो जिस वजह से इनको जो है सूसू कहा जाता है। और ये बेसिकली स्तनपायी है, और सामान्यतः यहाँ पे जो मादा डॉल्फिन्स होते हैं वो पुरुष डॉल्फिन से आकार में ज्यादा बड़े होते हैं। इनको गंगेज, टाइगर ऑफ गंगेज भी कहा जाता है। और गंगा डॉल्फिन के अलावा विश्व में जो है फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स, अगर मीठे पानी के डॉल्फिन्स की बात करें, तो चाइना के यांगजी नदी पे जो डॉल्फिन पाई जाती है उसका नाम है बाईजी, और पाकिस्तान में सिंधु नदी पे भूलन नाम की डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती है। और अमेजन नदी में, जो कि लातिन अमेरिका में, जिसकी स्थिति मुख्य रूप से हम लोग ब्राजील में जानते हैं, जहाँ पे अमेजन रेन फॉरेस्ट है, दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है, तो उन क्षेत्रों में अमेजन नदी में जो है बोटो नामक डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती है। तो डॉल्फिन को वर्तमान समय में जो है काफी ज्यादा इसको थ्रेट्स जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज से महसूस हो रहा है। जैसे हो गया हमारा जो भी हम लोग वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं गंगा और उसके आसपास के क्षेत्रों में, या फिर कर्णफुली, सिंगू नदी तंत्र के आसपास के क्षेत्रों में। इसके अलावा प्रदूषण हो गया, शिकार हो गया। फिर ये क्या होता है, जो मछली पकड़ने जो जाते हैं मछुआरे नदी में,
तो ये मछली के जाल में ये लोग फंस जाते हैं और फंसने से भी उनकी जो है मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा शिकार हो गया, इनके जो आवास है उनका भी क्षरण हो रहा है। तो इन सब वजहों से जो है गंगा डॉल्फिन पे काफी ज्यादा जो है थ्रेट्स की स्थिति है। अब बर्ड सेंचुरीज बिहार में पक्षी अभ्यारण्य की चर्चा कर लेते हैं, एक क्विक लिस्ट के रूप में देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य जो है बेगूसराय में इसकी स्थिति है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में, इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। नागी डैम और नकटी डैम, तो कई बार ये दोनों एक्चुअली अलग अलग है लेकिन आसपास ही अवस्थित है, तो कई बार इनका जो है एक साथ ही बोला जाता है कि नागी नकटी डैम, लेकिन दोनों अलग अलग है, बट पास में होने की वजह से इनका एक साथ नाम लिया जाता है नागी नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य। तो इनकी स्थिति जमुई में अवस्थित है और ये 1987 में इनकी स्थापना हुई थी। और बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना वैशाली में 1997 में की गई थी। तो पहले इसका नाम बरेला झील था, अभी वर्तमान समय में इसका नाम जो है बदल के सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है। ये मैप में एक बार देख लीजिए फटाफट। तो यहाँ पे दरभंगा में हो गया हमारा कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ पे हमारा वैशाली में हो गया बरेला झील या फिर सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी अभ्यारण्य, बेगूसराय में हो गया कांवड़ झील, कटिहार में हो गया हमारा गोगाविल पक्षी अभ्यारण्य, यहाँ पे जमुई में हो गया हमारा नागी नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य, और यहाँ पे बक्सर में हो गया बक्सर पक्षी अभ्यारण्य, और यहाँ पे पटना में हम लोग एक अलग से पढ़ लेंगे, ये कोई पक्षी अभ्यारण्य नहीं है, जैविक उद्यान है, संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसकी स्थिति जो है पटना में पाई जाती है। तो गोगाविल पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं, ये कटिहार में अवस्थित है। इसकी स्थापना जो है 1990 में हुई थी और ये बिहार का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। और इसके बारे में खास बात यह है कि राज्य का ये पहला जो है सामुदायिक रिजर्व है और इसकी स्थापना 2 अगस्त 2019 को हुई थी। यह जो है कनकर नदी के विसर्प द्वारा बना हुआ एक गोखुर झील या फिर छाड़न झील है। इसके अलावा इसके निर्माण में जो है गोगाबिल झील के निर्माण में महानंदा और गंगा नदियों द्वारा प्रवाहित जल का भी योगदान होता है। यहाँ पे मानसून और शीतकाल में जो है लगभग 300 प्रकार के प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं। इस वजह से इस क्षेत्र को संरक्षित करना जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण अगर हम पक्षी प्रजातियों की चर्चा करें तो टफ्टेड डक है, मार्स हैरियर, कूट हो गया, यूरेशियन कूट हो गया, पिनटेल हो गया, कॉमन टील, ग्रे टील, रेड क्रेस्टेड पोचर्ड, व्हाइट आइड पोचर्ड, गैडवेल, सवलर आदि। नागी डैम और नकटी डैम बर्ड सेंचुरी दोनों की स्थिति 1987 में जमुई में स्थापना की गई थी। यहाँ पे दोनों में ही जो है सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षी जो है यहाँ पे आते हैं। और नागी डैम की अगर हम लोग महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों की बात करें तो पिंटेल डक्स हो गया, रेड क्रेस्टेड पोचर्ड हो गया, कूट्स हो गया। और नकटी डैम में जो महत्वपूर्ण पक्षी प्रजाति हैं इग्रेट्स है, स्वाम्प पैट्रिजेस है, रेड क्रेस्टेड पोचर्ड है, कॉमन पोचर्ड है, पिंटेल डक्स है, पॉन्ड हेरोन है इत्यादि। बक्सर में जो है बक्सर पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। यहाँ पे खास बात यह है कि कश्मीर से यहाँ पे जो है लालसर पक्षी आते हैं, लालसर कश्मीर से यहाँ पे आते हैं, जो कि अक्टूबर से मार्च महीने तक यानी कि शीतकाल प्रारंभ होने से लेकर शीतकाल की समाप्ति तक जो है वो लालसर पक्षी, कश्मीर के लालसर पक्षी यहीं पे हमारा बक्सर में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना 1994 में दरभंगा में की गई थी। यहाँ की महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों में इंडियन डार्टर, साइबेरियन क्रेन, डाल्मेशियन पेलिकन, बार हेडेड गूस इत्यादि शामिल है। इसको जो है मंगोलिया और साइबेरिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए विंटर कैपिटल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मंगोलिया और साइबेरिया से यहाँ पे जो प्रवासी पक्षी आते हैं विशेषकर वो अक्टूबर के माह में आते हैं। और कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य को जो है विंटर कैपिटल के रूप में जाना जाता है। कांवड़ झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में, इसकी स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। ये राज्य का जो है सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है और यहाँ पे मंगोलिया और रूस से यानी कि रूस के जो साइबेरिया क्षेत्र है वहां से काफी सारे प्रवासी पक्षी यहाँ पे भी इस
कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य में भी आते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि सबसे ज्यादा खतरा जिन प्रजातियों पे है पक्षियों की, वैसे पक्षी की प्रजाति यहाँ पे आती है, जिसमें से हो गया ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर। और जो वल्नरेबल स्पीसीज हैं जिसमें हो गया लेसर केस्ट्रल, सॉरस क्रेन, ग्रेटर एडजुटेंट, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल। और जहाँ पे बिल्कुल ही बहुत ही कम खतरा है, नियर थ्रेटेंड स्पीसीज में हो गया हमारा ब्लैक बेली टर्न, इंडियन डार्टर, पेंटेड स्टॉर्क इत्यादि। अब बात कर लेते हैं बरेला झील यानी कि सलीम अली जुब्बा सहानी पक्षी अभ्यारण्य की, जिसकी स्थापना वैशाली में की गई थी। 1997 में इसका नाम जो है बरेला झील से बदलकर सलीम अली जुब्बा सहानी पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया था। इस अभ्यारण्य के बारे में खास बात यह है कि यहाँ पे जो है पक्षियों का पसंदीदा पौधा इजारा, जिसको स्थानीय रूप से जाना जाता पाया जाता है, जिसको भटेल पौधा भी कहते हैं। इजारा या फिर भटेल एक ही पौधे का नाम है। उसकी प्रजाति जो है इस वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। यहाँ पे 59 प्रकार के प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हो गया हरा तोता, टील, कॉर्मोरेंट्स, पिएडिग्रेट, स्पून बिल, पेलिकन, व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, कूट, ग्रेप्स, गल, ईगल और लालसर पक्षी, जो कि कश्मीर से आता है। अब संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क यानी कि संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कि पटना में स्थित है, जिसकी स्थापना 1969 में बॉटनिकल गार्डन के रूप में की गई थी और 1973 में इसको जो है चिड़ियाखाना के रूप में, सार्वजनिक चिड़ियाखाना के रूप में आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए खोल दिया गया। ये राज्य का पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे प्लास्टिक का प्रयोग नहीं कर सकते। और मार्च 1983 में राज्य सरकार ने इसको जो है संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया है। यहाँ पे लगभग 300 प्रकार के वनस्पति और 110 प्रकार के वन्य जीवन की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पे स्नेक हाउस है, इसके अलावा यहाँ पे रोज गार्डन, फर्न हाउस, ऑर्किड हाउस, ग्लास हाउस इत्यादि यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। अगर वन्य जीवन की बात करें तो यहाँ पे हिप्पोपोटामस, ये जो है हिप्पोपोटामस यानी कि गैंडा जो है, इसके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी है संजय गांधी जैविक उद्यान। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, हाथी, बाघ, चीता, क्लाउडेड लेपर्ड, हिमालयन ब्लैक बीम जैकल, ब्लैक बक, स्पॉटेड डियर इत्यादि यहाँ पे जो है संरक्षित करके रखे गए हैं। अब राज्य में 13 प्रकार के इको सेंसिटिव जोन्स हैं, जिनकी घोषणा जो है केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे एक लिस्ट फॉर्म में है, इसको आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं मैप में समझते हैं, तो इसको हमें याद रखने में ज्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण में जो है 3 संरक्षित जो है इको सेंसिटिव जोन है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है। दूसरा हो गया उदयपुर या फिर सरयामन वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसकी चर्चा हमने अभी इस वीडियो में की है। इसके अलावा वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद यहाँ पे हमारा दरभंगा के क्षेत्र में हो गया कुशेश्वर स्थान वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य। और यहाँ पे हमें वैशाली क्षेत्र में जो है बरेला झील, सलीम अली जुब्बा सहानी पक्षी अभ्यारण्य। और बेगूसराय में हमारा हो गया कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पे हमारा राजगीर या नालंदा में हो गया पंत या फिर राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पे कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि रोहतास में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य एक्चुअली कैमूर और रोहतास दोनों को ही कवर करता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि इको सेंसिटिव जोन केंद्र सरकार के द्वारा किसको घोषित किया गया है, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य का वो हिस्सा जो कि रोहतास में है, उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। और गया में है हमारा गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। जमुई में फिर से दोनों को ही इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया है। नागी और नक्टी डैम पक्षी अभ्यारण्य। मुंगेर का भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य भी इको सेंसिटिव जोन में शामिल है। और भागलपुर से विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी भी इको सेंसिटिव जोन्स बिहार में शामिल है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।